Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इन सभी लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। वहीं पर आपको मॉर्निंग में जो 6 बजे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स का, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। उन सब चीज़ों को ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। नाउ हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोगों को आज मैप में जाकर देखना है सीरिया को, काफ़ी चर्चाओं में है तो अच्छे से देख लेना कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। इसको अच्छे से मैप में देखने के बाद में आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। थंबनेल में हम लोगों ने बेसिकली सुपर अर्थ या अर्थ 2.0 के बारे में डिस्कशन किया है। ये है क्या मैटर, मैं आपको बताता हूं। देखो, मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के अंदर में ये जो आर्टिकल है वो करंट समय पर पब्लिश किया जा रहा है। ये हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत काम का है। सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की गई है नासा के माध्यम से। अब क्योंकि नाम आ रहा है सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट, तो ये स्पेस की न्यूज़ हो गई। और आपको पता है स्पेस के जो ये आर्टिकल्स होते हैं वो हमारा जीएस पेपर नंबर 3 वाले सेक्शन में ऐड होते हैं। तो नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, तो बेसिक डिटेल्स को याद रखिएगा। मैटर क्या है, आइए मैं आपको ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिखा रहा हूँ। तो नासा ने डिस्कवर किया है नया सुपर अर्थ, और ये एक्सोप्लैनेट है, याद रखिएगा। अब एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? देखो, यूनिवर्स हमारा बहुत बड़ा है और जिस यूनिवर्स में हम प्रेजेंट है या हमारी पृथ्वी प्रेजेंट है दोस्तों, वो कौन सा सिस्टम है? वो है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में हमारा सन है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें हम प्रेजेंट है वो यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। और इस सोलर सिस्टम से याद रखना, इस पूरे सौर मंडल से बाहर अगर कोई भी प्लैनेट प्रेजेंट होता है, कोई भी ग्रह प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। तो ये जो सुपर अर्थ डिस्कवर किया गया, ये भी एक्सोप्लैनेट है। ये हमारे सौर मंडल से बहुत ही दूरी पर पाया गया है। आर्टिकल्स बताते हैं कि लगभग ये 154 लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रेजेंट है। और इस वाले सुपर अर्थ का एक नाम दिया गया है। प्लीज़ कुछ याद रखो या मत रखो, इतनी चीज़ याद रख लेना कि इसका नाम है TOI 1846। लिख लो एक लाइन में, रीसेंट डिस्कवरी। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में TOI 1846 नाम की चीज़ चर्चाओं में थी, क्या ये कोई हथियार है, कोई स्पीशी है या फिर कोई एक्सोप्लैनेट है? तो याद रखना, हाँ ये एक एक्सोप्लैनेट है। ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नासा का जो सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है TESS, इसने यहाँ पर इसकी खोज की है। और याद रखिएगा एक बात और, कि सर हम इसको सुपर अर्थ कह रहे हैं। सुपर अर्थ कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नॉर्मल पृथ्वी है हमारी, जिस पे हम रह रहे हैं, इस ग्रह से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा, एग्जैक्टली यहाँ पर हमारी पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये हैबिटेबल है या नहीं, इस पे रह सकते हैं या नहीं रह सकते? तो अभी के लिए यहाँ पर देखोगे तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत मैसिव है, तो इसको हैबिटेबल जोन में कंसिडर नहीं किया गया है। वो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। तो ये जो न्यूज़ है, कॉन्टेक्स्ट है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। और एक बात और जानने वाली है, जैसे आप देखोगे हमारे सोलर सिस्टम में जो पृथ्वी है या दूसरे और ग्रह हैं, वो किसका चक्कर लगा रहे हैं? वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरीके से ये जो सुपर अर्थ है ये भी एक चक्कर लगा रहा है, लेकिन रेड ड्वार्फ स्टार का। ये एक सितारा है दोस्तों, मैसिव सा स्टार आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास एक्सोप्लैनेट्स होते हैं। और पता है, जब भी हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनको मान लो हमारे यूनिवर्स से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी एक्सोप्लैनेट की खोज करनी है, तो वो जो एक्सोप्लैनेट्स खोजने जाते हैं ना, तो ज़्यादातर रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास देखा जाता है, क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास एक्सोप्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है हर हाल में। चलिए अब आगे आता है। अब सुनिए कुछ की टर्म्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जैसे सबसे पहले कि सर व्हाट एग्जैक्टली आर द सुपर अर्थ? सुपर अर्थ होते क्या हैं? सुपर अर्थ वो प्लैनेट्स, वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी से तो बड़े होते हैं, बट नेपच्यून और यूरेनस से छोटे होते हैं। सिंपल सी बात है यार, आज हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में पृथ्वी सबसे बड़ा प्लैनेट थोड़ी है, ठीक है। पृथ्वी से छोटे प्लैनेट्स भी हैं और पृथ्वी से बड़े प्लैनेट्स भी हैं। नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर, ये सारे बड़े प्लैनेट्स हैं। नेपच्यून, यूरेनस ये सारे दूर हैं, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए हम इनको आइस जायंट्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, पृथ्वी फिर भी सूर्य के काफ़ी करीब है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो फिर भी ज़्यादा रहता है। इन
पर्टिकुलर प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। तो सुपर अर्थ की अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे कि सुपर अर्थ वो ग्रह होते हैं जो पृथ्वी से तो बड़े होते हैं लेकिन नेपच्यून और यूरेनस से छोटे होते हैं। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? यहाँ का टेम्परेचर देखोगे तो रॉक, गैस और इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, उससे ये बने हुए होते हैं। पृथ्वी से कितना बड़ा साइज हो सकता है? 2 से लेकर 10 गुना ज़्यादा बड़ा साइज हो सकता है। इस समय पर जो TOI 1846 की खोज की गई है दोस्तों, ये लगभग पृथ्वी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया, क्योंकि आप सोचोगे कि क्या ये पृथ्वी की तरह है, तो मतलब कि हमें एक हैबिटेबल जोन मिल चुका है अंतरिक्ष में, एक जगह ऐसी मिल चुकी है जहाँ पर जो जीवन है वो संभव है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मान लो सुपर अर्थ मिलता है, दूसरा इस प्रकार का प्लानट मिलता है, तो एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि वो हैबिटेबल है हमारे पृथ्वी की तरह। हमारी पृथ्वी यहाँ पर नेचर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ पे आप देखोगे एक लाइफ प्रेजेंट है, हर चीज़ हमको मिलती है जहाँ पर एक जीवन पनप सके। जबकि बाहर हमारे पृथ्वी से बाहर अगर आप देखोगे, जीवन कहीं पर पनप सके, हैबिटेबल जोन अभी तक इस तरीके से फाउंड नहीं करे गए। एलियंस के बारे में हम बार बार बोलते रहते हैं, बट वो जो एविडेंस है, मेन एविडेंस, वो आज तक मिले नहीं हैं। समझ गए? तो याद रखिएगा, ये जो सुपर अर्थ मिलती है, ये सुपर अर्थ जो है हैबिटेबल नहीं है, पृथ्वी की तरह उस पर हम रह नहीं सकते। क्लियर हो गया? आगे आते हैं। हाँ, एक बात और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्या बताओ, क्या हम सुपर अर्थ को सब नेपच्यून या मिनी नेपच्यून भी कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनको सब नेपच्यून्स और मिनी नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो नई डिस्कवरी हुई है, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए। ये प्लैनेट कितनी दूरी पर है? लगभग 154 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो ये मैसिव डिस्टेंस है। इसको डिस्कवर किसने किया है? नासा के एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ने। उस सैटेलाइट का नाम है TESS, फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसके माध्यम से डिस्कवरी की गई है। ठीक है, पृथ्वी से कितना बड़ा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब इसमें ज़्यादा आपको दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये याद रखिएगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि सर जब पृथ्वी की तरह है तो इस पर पानी प्रेजेंट होगा। हाँ, हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं ये वाटर रिच है, यहाँ पे ओशंस वगैरह प्रेजेंट हैं। जो इस पे अर्थ क्रस्ट है ना, इस अर्थ क्रस्ट के नीचे पानी प्रेजेंट है, ऐसा यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि वो रहने लायक नहीं है। कहोगे क्यों? कारण यह है कि यहाँ का टेम्परेचर है 295 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर लाइफ ऑब्वियसली बात है नहीं सर्वाइव कर सकती इतने ज़्यादा मैसिव टेम्परेचर में, 295 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? तो इसलिए ये नॉन हैबिटेबल है, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया कि ये किसके चारों तरफ घूम रहा है? रेड ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, रेड ड्वार्फ स्टार की बात करते हैं तो जब भी हमें इस प्रकार के एक्सोप्लैनेट्स की खोज करनी होती है तो हम रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास खोजते हैं, क्योंकि माना जाता है कि रेड ड्वार्फ स्टार लंबे समय तक टिकने वाले एक स्टेबल कंडीशंस होती हैं जो एक्सोप्लैनेट को आराम से डिटेक्ट करवाती हैं, यानी कि इनके आसपास एक्सोप्लैनेट बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। एक्सोप्लैनेट को खोजना है तो यहाँ पे ज़रूर से एक बार खोजना चाहिए। आगे आते हैं। तो सर सुपर अर्थ, क्या पहली बार कोई सुपर अर्थ मिला है? ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हमको मिल चुके हैं। जैसे एक प्लैनेट है HD 20794d, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कई बार बोला जाता है इसको दूसरी पृथ्वी, लेकिन ये 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी कि जो पहले वाला जो अभी हमने पढ़ा ना, इससे पहले जो अभी रिसेंट डिस्कवरी हुई है, उससे तो पास है, लेकिन ये हमारे पृथ्वी से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और माना जाता है कि ये हैबिटेबल जोन में आता है, यानी ये भी एक ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, यानी कि ये प्लैनेट एक स्टार के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो बोला जाता है कि कई बार ये हैबिटेबल जोन में होता है, यानी एक इफेक्टिव डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अभी तक इसको साबित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा फाइंड नहीं किया गया कि हाँ जिससे हम अनुमान लगा सके कि जीवन वाकई में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हैबिटेबल जोन को लेकर अभी इसमें रिसर्चेस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एट द लास्ट आपके लिए समरी यहाँ पर बनती है कि सुपर अर्थ क्या होते हैं, याद रखिए। रेड ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं, ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। एंड 2 नाम याद रख के चलने हैं अगर आप अपने नोट्स क्रिएट कर रहे हैं। एक नाम याद रख लेना TOI 1846b, और दूसरा है HD 2794d। देखो इस बार भी ये क्वेश्चन बना था, कुछ ऐसे अजीब अटपटे से नाम दे दिए गए, ये क्या है, रॉकेट फ्यूल है, ये सब चीज़ें पूछ लिए गए थे, हथियार में यूज़ होने वाला फ्यूल है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता है उटपटांग सा। तो ये नाम भी आ जाएंगे, तो जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा यार ये सब क्या हो सकता है। ठीक है, और आपने पढ़ा है तो आप बता पाओगे ये सारे के सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं या सुपर अर्थ हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं।
लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पीडीएफ दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हर एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ाता हूँ, उस न्यूज़ आर्टिकल के नोट्स बनवाता हूँ, तो आपका न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी कवर हो जाता है, नोट्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वाला पीडीएफ है, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं, अपने हिसाब से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। जो भी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी, अगर यहाँ से बनती हैं करंट अफेयर से, वो सब एक जगह पे कंपाइल होकर मिल जाती हैं। यही पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में अवेलेबल करवाया जाता है, और ये प्रिंटेबल फॉर्म में भी है। चाहो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहो तो आप एज इट इज़ रीड करना चाहते हैं तो डिजिटली रीड कर लो। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पीडीएफ मिलते हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर जाकर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर कैसे फ़ायदा मिलेगा। कंप्लीटली अपने आप को संतुष्ट कर लेना, उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बिलीव मी, ये अमाउंट आपका रिकवरेबल है, तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करके इस ग्रुप में पहुंचेंगे तो जो डेली पीडीएफ्स अपलोड होते हैं वो तो आपको मिलेंगे, डेली करंट का नोट्स आपको मिलेगा, लेकिन पुराना सारा का सारा हैंडआउट भी आपको मिलने वाला है, पुराना सारा कंटेंट भी आपको मिलने वाला है। तो आपका अमाउंट हैंड टू हैंड रिकवर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे अखबार में आज पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है, विच इज़ ट्रेड डेफिसिट। व्यापार में जो घाटा होता है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उस घाटे को हम समझें उससे पहले ये जान लेते हैं कि हम चर्चा कर क्यों रहे हैं सर इसके बारे में। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यह है कि अब की बार क्वार्टर वन हम जो बात कर रहे हैं ये 2025-26 के क्वार्टर 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कैसे शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अभी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, ये कब शुरू हुआ? ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2025 में शुरू हो चुका है, जो बेसिकली 31 मार्च 2026 तक जाएगा। तो अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसके 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं, 3 महीने को हम बोलते हैं एक क्वार्टर पूरा हो गया है ना, क्योंकि अप्रैल मई जून ये 3 महीने हो गए, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर होगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च ये चौथा क्वार्टर होगा। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। अभी फर्स्ट क्वार्टर समाप्त हो चुका है, अभी हम जुलाई के महीने में, यानी सेकेंड क्वार्टर शुरू हो चुका है। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स हमारे रहे हैं इस 2025 एंड 2026 के पर्टिकुलर ईयर में, इसमें हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है पहले क्वार्टर में, वो ट्रेड डेफिसिट अब की बार कम हुआ है। समझ जाना, ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है मतलब जो व्यापार में हमको घाटा हो रहा था वो घाटा इस बार कम हुआ, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मामला कहाँ तक गया? तो ये हमारे पास में एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई है। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप पिछले साल का डेटा देख लो सर, अप्रैल मई जून 2024 का डेटा देख लो, और इस बार अप्रैल से लेकर जून यानी इन 3 महीनों का 2025 का डेटा देख लो, तो डिफरेंस आया है। क्योंकि इस बार जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि ये जो ब्लू वाला जो डेटा है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है, और जो ये रेड वाला डेटा है ये इंपोर्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमने $210 बिलियन का इस बार, यानी इन 3 महीनों में, जो पिछले 3 महीने निकले हैं, इन 3 महीनों में हमने $210 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $230 बिलियन का इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा है भाई, हम लोग आज के समय पर एक इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो इस साल के जो शुरुआती 3 महीने हैं इसमें तो इंपोर्ट अभी भी ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है? लगभग $20 बिलियन के आसपास ज़्यादा है ना। $20 बिलियन, अरे भाई इसमें से ये माइनस कर दोगे तो $20 बिलियन ही तो आएगा। 230 में से 210 गया तो, है ना। तो ये $20 बिलियन का आज भी घाटा हुआ है इन 3 महीनों के अंदर। लेकिन पिछले साल से इसको कंपैरिजन करोगे, पिछले साल यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, ये पिछले साल यहाँ पर $22 बिलियन के आसपास का था। हम यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमारा ये ट्रेड डेफिसिट और भी ज़्यादा कम होता चले। समझ रहे, ये हमारा मेन टारगेट है। अब क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि कौन से सेक्टर ने बढ़िया परफॉर्म किया? क्योंकि जब दोस्तों हम लोग जब व्यापार करते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीज़ों का होता है सर, गुड्स का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और सर्विसेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो हम सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में, फाइनेंशियल सर्विस हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सर्विस हो गई, तो ये सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं।
तो सर्विसेज की वजह से इंडिया को इस बार ज़्यादा फायदा हुआ है। जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, सामान जो हम बाहर बेचते हैं, वो भी इस बार केवल 2% से बढ़ा है, वो केवल 2% से बढ़ा। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है दोस्तों, ये मैसिव तरीके से इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल, क्योंकि जब हम ओवरऑल व्यापार देखते हैं तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट किया जाता है। तो इस बार अगर आप लोग देखोगे तो इस पर्टिकुलर ईयर में, सॉरी इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर में 2025-26 के जो क्वार्टर नंबर 1 है, जिसमें अप्रैल मई जून इन 3 महीनों को काउंट कर रहे हैं, ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया का थोड़ा सा कम हुआ है, भारत को यहाँ पर राहत मिली है। 9.4% से यहाँ पर इसमें एक कट डाउन देखने को मिला है। समझ गए? तो इस बार 20 बिलियन डॉलर्स का अभी भी हम लोग जो घाटा है वो फेस कर रहे हैं व्यापार में। ठीक है, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर उभरेगा, लेकिन अभी जब पूरे साल का डेटा निकालोगे ना तो ये बड़ा नंबर आ जाता है, क्योंकि अभी केवल क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 शुरू हो चुका है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसका डेटा आपको पता चलेगा अगस्त में, है ना। फिर उसके बाद में उसके बाद का जो डेटा है आपको वो आगे का पता चलेगा। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसका डेटा आपको यहाँ पे पता चलेगा अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा पता चलेगा जनवरी में। तो ऐसे डेटा यहाँ पर आता रहता है। समझ गए? क्लियर हो गया ट्रेड डेफिसिट का एग्जैक्ट मामला क्या है, इस बार क्या कंडीशन चल रही है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखने हैं। ये नंबर्स कभी नहीं पूछे जाते इकॉनमी के अंदर में, और ना कभी भविष्य में पूछे जाएंगे। हाँ, एक दो बातें हैं जो जरूर से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे इस आर्टिकल में एक ओवरऑल ट्रेड डेटा भी शेयर किया गया है। ये डेटा है भारत का टोटल एक्सपोर्ट के बारे में, कि अगर हम पिछले साल का डेटा देखें 2024-25 में इंडिया ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया था गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ों का, वो लगभग $825 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट हुआ था। आज हम चाहते हैं कि इस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा कमाई कर सकें, अपनी इकॉनमी को ज़्यादा बूस्ट कर सकें। सर, हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमसे खरीदने वाले देश जो टॉप कंट्रीज़ है, कम से कम एटलीस्ट वो तो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को करते हैं। तो यूएसए जो है एक टॉप एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन है भारत के लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सामान बेचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यूएसए में हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता गया है पिछले कुछ समय पर। इसलिए तो यूएसए अगर टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो हमारे लिए ज़्यादा चिंताओं का विषय है। रीज़न क्या है? क्योंकि व्यापार में यूएसए से हम लोग फ़ायदे में रहते हैं। यूएसए को जो हम सामान बेचते हैं वो ज़्यादा बेचते हैं, उनसे खरीदते कम हैं। जबकि चाइना के साथ उल्टा है, चाइना से हम खरीद से ज़्यादा हैं, उनको बेचते कम हैं। समझ रहे हैं? यूएसए के अलावा दूसरा कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत एक्सपोर्ट करता है। फिर नेदरलैंड तीसरा कंट्री है, एंड चौथा आपको चाइना देखने को मिलेगा। ये मेजर डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेंगे एक्सपोर्ट्स के मामले में, तो इनको याद रख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने पता चल गया, ट्रेड डेफिसिट का डेटा आपके सामने आ गया। लेकिन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, ये नंबर्स कदा भी नहीं पूछे जाएंगे, याद रखना। बस खाली वो जो मैंने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस बताए हैं वो अलग से लिख लेना, और 2024-25 में कितना एक्सपोर्ट हुआ वो 2 डेटा लिख लेना। बाकी क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा कि बताओ ट्रेड डेफिसिट के पीछे का कारण क्या है सर, आज भी कारण क्या है। तो और दूसरी चीज़ पूछ लेगा ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट वो चीज़ है जब हमारे देश का इंपोर्ट बढ़ जाए, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करने लगें, एक्सपोर्ट कम करने लगें। इससे तो घाटा ही हो रहा है ना, हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है बाहर, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कमाई कम हो रही है ना। तो व्यापार में जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर दें, एक्सपोर्ट कम कर दें, जो चाइना के साथ में होता है उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से पूछा जा सकता है मेंस के पर्सपेक्टिव से कि सर बताओ आपको कौन कौन से कारण लगते हैं जिसकी वजह से इंडिया आज भी व्यापार में घाटे में रहता है। पहला कारण है एनर्जी इंपोर्ट्स के ऊपर भारत की निर्भरता। देखो, इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, और इस पॉपुलेशन की जो ज़रूरतें हैं वो आपको बड़े लेवल पर मैच करनी पड़ती है, यानी डिमांड्स को मैच करना पड़ता है। तो भारत के अंदर में जो पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है वो किससे बनता है? क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से बनता है, कच्चे तेल को रिफाइन करके। तो इंडिया 85%, 85% से ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। तो जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा बाहर जाता है, तो इससे भी ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों वो है की इनपुट्स के ऊपर निर्भरता। यानी आज जो भारत की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, चाहे वो दवाइयों का क्षेत्र हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, दोनों जो चीज़ों को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दवाइयों को बनाने के लिए आपको उसमें रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो एपीआई है ये चाइना से आता है सर। तो मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। तो और ये इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल तो चाइना से परचेज किया जाता है ना।
तो यहाँ पर भी ये दूसरा कारण बन जाता है जिससे व्यापार में हमको घाटा रहता है, क्योंकि हमारी निर्भरता मेन आइटम्स पर ज़्यादा है। अगर ये मेन आइटम्स ना होते तो निर्भरता कम होती, अपने आप जो बिल है वो कम हो जाता, ट्रेड डेफिसिट का गैप कम हो जाता। लेकिन मेन आइटम्स पे ही निर्भरता हमारी ज़्यादा है, ये हमारे लिए समस्या बन रही है व्यापार के सेक्टर में। तो ट्रेड डेफिसिट के इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पे दोस्तों दोनों तरीके से आपको इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। इस व्यापार घाटे के फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन फायदे कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। आप कहोगे फायदे हो सकते हैं, हाँ थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए गेन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत सारा सामान इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी वाइड वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, और ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारे देश के जो बिजनेस हैं वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर थोड़ा बहुत असर करेंगे। जो प्रॉब्लम है इस ट्रेड डेफिसिट की, वो समस्या ज़्यादा है। समस्या यह है कि पहली समस्या है कि आज हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा निर्भर हैं, दूसरे देशों के ऊपर में निर्भरता ज़्यादा है सामान को परचेज करने की। दूसरा प्रॉब्लम है जॉब लॉस, क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा बढ़ेगा, हम मान लो केवल इंपोर्ट ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्री को रख कर क्या करेंगे। एग्जाम्पल है आपके सामने कपड़े की इंडस्ट्री का। भाई कपड़े की इंडस्ट्री भारत में भी है, लेकिन हम फिर भी बांग्लादेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, ठप हो रही हैं, तो उनको लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं वो एक समस्या है। ट्रेड डेफिसिट का ये इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा इम्पैक्ट करेंसी डेप्रिसिएशन पर पड़ता है। अगर लगातार व्यापार घाटे में रहेगा तो इससे हमारा रुपया कमज़ोर हो जाएगा, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो पहले जो सामान 5 रुपये का खरीद रहे थे अब वो 10 रुपये का खरीदना पड़ रहा है, वही सामान वही क्वांटिटी वही क्वालिटी। तो समस्या ये है हमारे रुपये की वैल्यू गिरेगी। तीसरा गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से सरकार के पास रेवेन्यू आता है, टैक्सेस से कमाई आती है। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, इंपोर्ट करेंगे तो उल्टा पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा तो यहाँ पर सरकार सोशल प्रोग्राम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पैसा नहीं खर्चेगी। ठीक है, अब सरकार को अगली सत्ता में फिर से आना है, तो सरकार उसके लिए क्या करेगी, उधार लेना शुरू करेगी। तो जगह जगह से बोरो किया जाएगा, बोरो करके देश को कर्जे में डाल दिया जाएगा। इससे जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्लाइन होने लगेगा, डिप्लीट होने लगेगा। समझ रहे हैं? फिर डिप्लीट होने लगेगा तो हमारा क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी, दुनिया भर में हमारी जो छवि है वो खराब हो जाएगी, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ट्रेड डेफिसिट के ये कुछ इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। व्यापार में घाटा के कारण क्या है और व्यापार में घाटा होने की वजह से असर क्या पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन का लास्ट जो बिल्कुल पोर्शन है वो ये बन सकता है कि तरीके क्या हैं, कि आपको क्या लगता है क्या उपाय हो सकते हैं ट्रेड डेफिसिट से लड़ने के लिए। पहली चीज़, जितने ज़्यादा कंट्रीज़ हो सकें जिनसे सबसे ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएई हो, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लोगे, व्यापार में छूट दी जाएगी, टैक्सेस को माफ़ किया जाएगा, यानी व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करेंगी। दूसरी चीज़, अपने देश के एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। दुनिया से अगर लड़ना है, स्पेशली चाइना से अगर आप लोगों को यहाँ पर काउंटर अटैक करना है चाइना पे, तो अपने देश के डेवलपमेंट्स पे काम करो। हमारे देश का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा, सड़कें बेटर करो, रोड्स बेटर करो, ताकि सामान बहुत जल्दी बने और उससे जल्दी एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तभी काम होगा, जैसे चाइना में है। तीसरी चीज़, रैशनलाइजिंग इंपोर्ट्स। जो भी सामान आज हम बाहर विदेशों से मंगा रहे हैं उसमें ये देख लो कौन से देश की ज़रूरत है, कौन से देश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो आज हमारे देश में भी बनते हैं फिर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उन पर टैक्सेस लगाओ ज़्यादा, ताकि वो सामान इंडिया में कम बिके और हमारे खुद के बनाए हुए सामान ज़्यादा बिकें। समझ रहे हैं? इससे लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बूस्ट होगा, क्योंकि अपने देश की डिमांड को अपने ही सप्लाई के थ्रू हम लोग काउंटर कर रहे होंगे। तो ये आपको एक और वे फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। लास्ट में एक सबसे अल्टीमेट सोल्यूशन ये है, आपके पास में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपका देश युवाओं के लिए जाना जाता है, तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक ऐसा वर्कफोर्स, एक ऐसा हम लोग आप कह सकते हैं आर्मी खड़ी कर दें जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उनको स्किल्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। तो जो यूथ का, नौजवान लोगों का पोटेंशियल है, आज उनकी एनर्जी है, वो करंट समय पर वेस्ट हो रही है, वो भी एक समय बाद बूढ़े हो जाएंगे, हम परेशान होंगे कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन पाए या नहीं बन पाए, अभी वो भी इसमें भी कोई श्योरिटी है नहीं। समझ गए? चलिए आगे आता है। अब आता है दोस्तों यहाँ पर एक मेंस क्वेश्चन। तो जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब बातें आप लिख सकते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आप लोगों से मेंस में पूछ लिया जाए तो इसको अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है कि इंडिया हैज़ बीन रनिंग अ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट फॉर सेवरल ईयर्स। पिछले काफ़ी सारे सालों से भारत को व्यापार में इस प्रकार से कुछ ना कुछ घाटा तो होता ही रहता है। तो इसके पीछे के कारण क्या है वो बताइए। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा वो समझाइए। 250 शब्दों में आपने लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है,
टेलीग्राम पर पहुंचो, वहां पे जाकर लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहां पर सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक और आर्टिकल हमारा समाप्त हो गया। आंसर लिखो तो ऐसे कुछ अपने इंट्रोडक्शन लिखना है, पहले ट्रेड डेफिसिट बता देना, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है वो ये चाहता है कि आपने एक ऐसा आंसर लिखा हो कि मान लो वो उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आपने एक ऐसा आंसर लिखा है जिसके माध्यम से हर एक पॉइंट टैकल हो गए। ठीक है, अगर आपने यही सीधा लिख दिया कि भारत पिछले कुछ समय पर ट्रेड डेफिसिट में घाटे में ये है, इसलिए है क्योंकि कारण ये है, तो आंसर गलत हो जाएगा। पहले भाई इंट्रोडक्शन में 2 लाइन में ट्रेड डेफिसिट समझा दो कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रेड डेफिसिट, फिर अपना आंसर लिखना शुरू करना कि ट्रेड डेफिसिट के पीछे के रीजंस क्या हैं। हेडिंग डाली पहली एनर्जी इंपोर्ट, दूसरी डाला रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंस, ऐसे हेडिंग डाल डाल के उसमें 2-2 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है भारत के ऑयल इंपोर्ट्स का, चाइना से एपीआई जो हम परचेज कर रहे हैं उसका। ये आपके आंसर को और 4 चांद लगा देगा। ठीक है, लास्ट में आपने कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड तो मेंशन करना ही करना है, वे फॉरवर्ड लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये हमारा अगला आर्टिकल पेज नंबर 4 पर है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से आप लोग लिंक करेंगे। मामला क्या है, ज़्यादा कुछ बात नहीं हो रही है, प्रीलिम्स के लिए 1-2 फैक्ट्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे इस आर्टिकल में। एक्चुअली में मैटर क्या है आपको पता है, करंट समय पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो चाइना गए हैं मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंट्रीज इसके सदस्य हैं उन सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके बीच की एक बैठक हुई है। तो उस मीटिंग को यहाँ पर एस जयशंकर जी ने अटेंड किया, जहाँ पर उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। पहलगाम टेरर अटैक का इशू इन्होंने बहुत ज़ोरों से उठाया, जो उठाना भी चाहिए था, बताना चाहिए था किस तरीके से पाकिस्तान ने यह स्पॉन्सर टेररिज्म के ज़रिए इंडिया में यह अटैक करवाया। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये जो बॉडी है ये खुद आतंकवाद के खिलाफ खड़ी होती है। चाइना इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, रशिया हो, ठीक है, बेलारूस हो, ऐसे बहुत सारे देश आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेंगे। इवन पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी है जो आतंकवाद के खिलाफ बात करता है, तो भाई इन्होंने पाकिस्तान को मेंशन क्यों कर रखा है। ये जो अटैक हुआ है, जब क्लियरली हमारे सामने सारी चीज़ें आई, इसको हटाना चाहिए था, इसको बाहर निकालना चाहिए था इस ग्रुप से। बट जो भी सिनेरियोज़ हैं करंट समय पर चाइना का सपोर्ट है भाई पाकिस्तान को, ऐसे थोड़ी बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो एग्जैक्टली क्या मैटर चल रहा है। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो हमारे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, इनके साथ में मिलते हैं बीजिंग के अंदर में, तो एक फ़ोटो वगैरह ये शेयर की गई है। अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में दोस्त, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग होता है चाइना के अंदर में। तो उसी मीटिंग में रशिया, बेलारूस, ईरान सभी के देश प्रेजेंट थे, सभी के फॉरेन मिनिस्टर प्रेजेंट थे। भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी गए। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में हमने सेपरेटली बात की है, क्योंकि रशिया के साथ में हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव, नाम तो आपने सुना होगा, कई बार इंडिया भी आ चुके हैं, रिसेंटली ब्रिक्स के समिट में भी प्रेजेंट थे, पीएम मोदी से भी डिस्कशन हुआ था, फाइनली ये भी डिस्कशन हुआ। फिर ये बोला जाता है कि देखो अभी ना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक बड़ा समिट हो सकता है, एक बड़ा सम्मेलन हो सकता है, और ये सम्मेलन भी चाइना में होगा। वो भी डिसीजन इसी पर्टिकुलर मीटिंग जो चल रही है इसी दौरान कर लिया जाएगा। तो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में बड़ा सम्मेलन का एजेंडा सेट करने की तैयारी है, जहां पर हो सकता है पीएम मोदी भी चाइना विजिट करें, तियानजिन में जाएं इस समिट को अटेंड करने के लिए। तो पीएम मोदी अगर चाइना जाते हैं तो ये देखना 2020 के बाद जो गलवान इंसिडेंट हुआ उसके बाद पहला विजिट होगा भारतीय प्राइम मिनिस्टर का चाइना के अंदर में। तो देखा जाएगा जब वो समिट डिसाइड होगा, जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन समय के हिसाब से हमको मिल पाएगी। समझ गए। बाकी पहलगाम का जो टेरर अटैक हुआ है दोस्तों, इसको हमने बहुत ज़ोरों थोरों से उठाया है, जो उठाना भी चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान पर जितने रिस्ट्रिक्शन लगें करंट समय पर कम है, क्योंकि सुधरेंगे कभी नहीं, टेररिज्म को चलाते रहेंगे। जबकि हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है ताकि हम आतंकवाद से लड़ सकें, सेपरेटिज्म से लड़ सकें, एक्सट्रीमिज्म से लड़ सकें। ये बात जयशंकर साहब ने याद दिलाई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है इस न्यूज़ आर्टिकल में। बाकी कुछ भी नहीं है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने। दोस्तों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना। मैं देखता हूं कई बार बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली टाइम वेस्ट करने लगते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर में ही।
1.5 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट का केवल वीडियो होता है। अब वो वीडियो कंज्यूम करने में आपको एक्स्ट्रा 1.5 घंटा लगेगा, 3 घंटा। आप बिगिनर होकर भी यहाँ पर इतना टाइम लगा रहे हैं, तब भी एक कंसर्न वाला सिचुएशन आ जाता है। हाँ, उसमें कुछ सीखा हो तो भी ठीक है, बट यहाँ पर ये आपके सामने प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, जो डिटेल्स हैं। तो इसमें आपका टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि पीडीएफ बना बनाया है, केवल न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना है। लगातार 1 घंटा बैठकर यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस पे फोकस करना है, पीडीएफ आपके हाथ में आ जाएगा, तो आपको फटाफट इसमें से चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल बात करता है, सॉरी अगला आर्टिकल नहीं भाई, अभी एससीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एससीओ के बारे में हमने जो न्यूज़ है वो समझ लिया। एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा कि बताओ भाई शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फटाफट लिख दो। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा फोटो है जो आपको एससीओ के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ये पूरा समिट है या पूरा बॉडी है, इसको 2001 में फाउंड किया गया था। रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान देशों से। उज़्बेकिस्तान बाद में ऐड हुआ था, याद रखना। ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान इसमें बाद में ऐड हुआ, जिस वजह से इसको शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, क्योंकि उज़्बेकिस्तान 2001 में बाद में ऐड होता है। उससे पहले देखोगे तो ये शांघाई 5 के नाम से जाना जाता था, समझ गए। तो आज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 10 मेंबर्स हैं, इस बात को लिख लीजिएगा। कौन कौन से हैं? चाइना एक मेंबर है, रशिया एक मेंबर है, कजाकिस्तान एक मेंबर है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ईरान 2023 में ऐड हुआ, बेलारूस 2024 में ऐड हुआ। तो यहाँ पर 10 मेंबर्स आते हैं हमारे एससीओ के अंदर। ठीक है, एससीओ का जो मेन काउंसिल ऑफ, देखो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो 3 चीज़ें आती हैं एससीओ में। पहला आता है कि पूरे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट होता है, जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है और एससीओ के सारे डिसीजंस लेने का काम करती है। दूसरा होता है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो सेकंड हाईएस्ट काउंसिल होता है। बाकी एससीओ में 2 और भी परमानेंट बॉडीज बनाई गई हैं। एक है इसका हेडक्वार्टर, वो बीजिंग में प्रेजेंट है। दूसरा मैंने आपको बताया आतंकवाद के खिलाफ इसका रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जिसको रैट कहते हैं, ये भी डेवलप कर रखा है। रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर ये कहाँ पर है? ताशकेंत, उज़्बेकिस्तान में प्रेजेंट है, याद रखिएगा। समझ गए। तो ये दोस्तों शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ डिस्कशंस हुआ। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि ये सब कंट्रीज़ के बीच में एक रिलेशन को मेंटेन किया जाए, आतंकवाद से हम लोग लड़ सकें। ये सभी देश यानी जो 10 के 10 मेंबर्स हैं, ये मिलकर आपस में कोऑपरेट कर सकें, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मिलकर काम कर सकें। ये हमारा एक मेन पर्पज़ होता है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर वगैरह यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एससीओ मैंने आपको बताया ना, पहले शांघाई 5 के नाम से इसको जानते थे। 1996 में ग्रुप बना था, तो इसमें उज़्बेकिस्तान को छोड़ दें तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान यहाँ पर इस ग्रुप को शुरू करते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ी, साल 2001 में एससीओ एस्टेब्लिश होता है, जब उज़्बेकिस्तान इसका 6ठा मेंबर बन जाता है। पहले 5 मेंबर थे, अब हो गए 6। तो नाम अच्छा लग नहीं रहा था शांघाई 5, रख दिया इसका शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब धीरे धीरे करके इसमें और मेंबर्स ऐड हो गए। नाउ देयर आर टोटल 10 मेंबर्स इन द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 2 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, याद रखिए, अफगानिस्तान, मंगोलिया, जो बेसिकली हर एक मीटिंग में इनवाइट किए जाते हैं, बस खाली ये ऑब्जर्व करने के लिए हैं। आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है इन दोनों देशों को भी परमानेंट कंट्री का टैग दे दिया जाए। एससीओ के अंदर में टोटल ये 12 मेंबर्स हो जाएंगे, लेकिन अभी केवल 10 मेंबर्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है दोस्तों कि हम भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर का ऑल्टरनेटिव हो। भाई वेस्टर्न साइड में देखोगे तो अमेरिका ने बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, वेस्टर्न अलायंस बने हुए हैं, नाटो है, और भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं, है ना। तो हम भी चाहते हैं कि भाई एशिया में भी ऐसा कोई ग्रुप खड़ा हो जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। तो हमने ब्रिक्स बनाया, ब्रिक्स के अलावा दूसरा शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ताकि हम भी एक दबाव बना के रख सकें। क्योंकि एससीओ को, जैसे ब्रिक्स बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है आज के समय पर, वैसे एससीओ को छोटा मोटा मत समझना। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी दुनिया की जो आबादी है उसको, उसका 40% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। और जितने भी मेंबर हैं दोस्तों, इन सबको मिला दें तो टोटल दुनिया की जो जीडीपी है, टोटल इकोनॉमी जो है, $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन देता है दुनिया की जीडीपी में। तो एससीओ भी कोई छोटा मोटा ग्रुप करंट समय पर नहीं है। हालांकि एससीओ का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन पर्पज़ है टेररिज्म को डील करना। लेकिन ये ना, आप देखोगे दोस्तों, चाहे ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, इसमें एक समस्या है। समस्या यह है क्योंकि भाई इंडिया, चाइना दोनों कंट्रीज इसमें शामिल हैं,
और पाकिस्तान भी शामिल है एससीओ में। ना ही भारत के चाइना के साथ संबंध अच्छे हैं, ना ही भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हैं। तो ये आपस में जो देश है ना, इनकी आपस में इतनी ज़्यादा कभी कभी देखोगे तो रिलेशंस में बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं। तो जब भी रिलेशन में डिस्प्यूट होंगे तो उस डिस्प्यूट को लेकर कोई पर्टिकुलर ग्रुप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता। ये हमारे सामने एक अटमोस्ट चैलेंज है। इसको डील कर लें, बॉर्डर इश्यूज को हम लोग रिजॉल्व कर लें, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, ऐसे ग्रुप्स बन जाएंगे जिनको डील करना बहुत डिफिकल्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज ब्रिक्स खड़ा हो रहा है ना, जिस तरीके से ये ग्रुप, उसको लेकर ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बन रहा है। यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बोल दिया कि भाई जो भी व्यापार करेगा रशिया के साथ में उस पर टैरिफ लगेंगे। ब्रिक्स के ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे, टैक्सेस इंपोज कर देंगे अगर ब्रिक्स ने डॉलर को नज़रअंदाज करने की कोशिश करी। तो अपना वो प्रेशर शुरू से ही नज़र आ रहा है। लेकिन वही है ना कि इस ग्रुप में जितने भी कंट्रीज हैं उसको सही तरीके से कॉपरेट होने की करने की ज़रूरत है, तभी ये वर्किंग में आएगा सही तरीके से। समझ गए? आगे आते हैं। नव अगला न्यूज़ आर्टिकल उसी पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जस्ट उसी के नीचे जो अभी हमने डिस्कस किया, ब्रिक्स वाला जो आर्टिकल डिस्कस किया, सॉरी एससीओ वाला, उसी के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है? भारत ने सेकेंड GEF-404 इंजन को रिसीव कर लिया है फॉर द LCA Mark 1 जेट। देखो, भारत एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो तेजस के बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो जो ये MK-1A वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा, इस वेरिएंट को तैयार करने के लिए, इस जेट को तैयार करने के लिए हमें इसमें इंजन जो चाहिए, उस इंजन को लेकर हमने अमेरिका से डील करी है। अमेरिका कह रहा है कि ठीक है, हम आपको GE-404 इंजन प्रोवाइड करवाएंगे। इस डील को लेकर जो बात है ना, ये 2016 से ही हुई है। फाइनली यहाँ पर इंजन आने शुरू हो चुके हैं। तो भारत को कल दूसरा इंजन मिल चुका है। अब इस इंजन को हम अपने इस फाइटर जेट में लगाएंगे, जिससे फाइटर जेट मैसिव तरीके से चल पाएगा। बाकी अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये काम जो है अभी भी स्लो है, हमें बहुत तेज़ी से करना होगा। हमारे एयर चीफ मार्शल खुद कहते हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए, हमें तेज़ी से डेवलपमेंट करना होगा। हर साल 30 से 40 फाइटर जेट बनाने होंगे, लेकिन आज हम उस स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि अभी केवल 2 इंजन आए हैं दोस्तों। और इस साल के अंत तक बताया जा रहा है 12 और इंजन आ जाएंगे। तो 12 और इंजन आ जाएंगे तो हम लोग कुछ फाइटर जेट बनवा पाएंगे। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है वो क्या है कि इन इंजन्स को LCA Mark 1 फाइटर जेट यानी तेजस के अंदर में फिट करना। ये डिलीवरी पिछले कुछ समय पर देरी पे देरी हुई है, डिले पे डिले हुआ है। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसमें डिले कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारा प्रोजेक्ट भी डिले हो गया है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो अल्टीमेट टारगेट है वो पता है क्या है? भारत की जो वायुसेना है, इन्होंने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जो जेट्स हैं, 83 जेट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। एक प्रपोजल और है जिसमें 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट का जेट का ऑर्डर है। तो ये सारा काम आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास में है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बना तो रहा है, लेकिन इन्होंने यूएसए से एक डील करी है कि यूएसए से हम इंजन खरीदेंगे जिसका नाम होगा GE-404 इंजन। इसी इंजन का इस्तेमाल करेंगे LCA तेजस के अंदर में। लेकिन ये इंजन की डिलीवरी बहुत देरी से हो रही है। इसके लिए अभी इंडिया यूएसए से बात भी करने वाला है कि भाई थोड़ा डिलीवरी अगर तेज़ हो जाए तो हम ज़्यादा फाइटर जेट्स को जल्दी जल्दी बना पाएंगे, जो आज के समय पर हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे पड़ोसी देशों की वजह से। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। अब देखो, यहाँ से ना एग्जाम में कोई ज़्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आपको थोड़ा सा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा सा आपको GEF-404 इंजन के बारे में पता होना चाहिए। क्या थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसकी भी परेशानी नहीं लेनी है, वो भी आपके सामने डिटेल्स में प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ये आप लोगों को नजर आएगा। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू बनाया जाएगा। प्रोडक्शन इसका शुरू हो चुका है। अभी यही वाले जो अमेरिका वाले इंजन हैं, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इंजन ले रहे हैं, लेकिन इसमें मैसिव कंटेंट जो है वो हमारा इंडिजीनियस कंटेंट है, यानी भारत अपने देश का खुद का ज़्यादातर कंटेंट इसमें यूज़ कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। नाउ, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत कोई आज से नहीं हुई है, 1948 में शुरू हो चुका था। आप इमेजिन करो कि हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है कि पुराने जितने जेट्स हैं, MiG-21 हो गया, ठीक है, ये सब पुराने जेट्स को, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, तो क्रैश होने के केसेस भी लगातार आ रहे हैं। रिसेंटली जैगुआर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, ये आपको पता होगा। तो आज हम लोगों को नए नए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अभी ये जो LCA तेजस के ऊपर काम जो कर रहे हैं, इसकी शुरुआत 20 साल पहले हो गई, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। ये है इंडिया के प्रोजेक्ट्स जिसमें डिले पे डिले बहुत ज़्यादा होता है।
और आगे भविष्य में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें देरी बहुत होने वाली है। हालांकि जो एलसीए का ये पूरा प्रोजेक्ट है ना, जो तेजस हम डेवलप कर रहे हैं, ये है बहुत शानदार, क्योंकि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। नाम से पता चल रहा है लाइट, यानी हल्का है। लड़ाकू लड़ाकू आपको जेट ये देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे वेपन्स यूज़ करे गए हैं, और ये हर प्रकार के अटैक कर सकता है। हवा में अटैक कर सकता है, एयर टू सरफेस अटैक कर सकता है। इसमें गाइडेड वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो लड़ने के लिए बेस्ट फाइटर जेट ये माना जाएगा। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी है। हवा में ही इसमें जब फ्यूल खत्म होगा तो हवा में ही इसको रिफ्यूल किया जा सकता है। मैक्सिमम जो लोड कैरी करने की ताकत है, 4000 किलोग्राम का लोड कैरी कर सकता है। इसकी स्पीड देखोगे तो माक 1.8 के आसपास है, लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर ये एलसीए तेजस चल सकता है। इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है। 3000 किलोमीटर दूरी तक यहाँ पर ये जा सकता है। इसकी टोटल रेंज आपको देखने को मिल जाती है। समझ गए। लेकिन याद रखना, इसमें जो इंजन हम यूज़ कर रहे हैं वो करंट समय पर अमेरिका से परचेज किया हुआ इंजन GEF404 इंजन का यूज़ किया जा रहा है। दूसरी बात, इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स भी हैं, जिसमें एक तेजस ट्रेनर है जो स्पेशली हमारे पायलट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है कि भाई उनको ट्रेनिंग देनी है। फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी आपको देखने को मिलेगा, ये नेवी के लिए वेरिएंट तैयार हुआ है। नेवी MK2 MK1A ये सारे वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो MK1 है ये अभी तक का हायर वेरिएंट देखने को मिलेगा, जिसमें हर एक प्रकार के स्पेशल फीचर्स को ऐड किया गया है। तो एलसीए तेजस जल्दी तैयार हो जाएगा तो ये भारत के आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करेगा, हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट देगा। उसके अलावा हमारी एयर पावर यानी कि भारत की जो वायुसेना है वो मजबूत होगी, क्योंकि उनके पास में अल्टीमेटली नए एयरक्राफ्ट्स होंगे, ठीक है, जिससे हम पुराने वाले जो बूढ़े हो गए एयरक्राफ्ट्स है उनको हटा पाएंगे। और फिर एक बार दोस्तों इसका प्रोडक्शन मैसिव लेवल पर हो गया तो आने वाले समय पर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, जिससे ढेर सारी कमाई भी इंडिया कर सकेगा, और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट रखे हैं वो भी हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो समय लगेगा। अभी तो 2 ही इंजन मिले हैं, हमें तो अपने लिए ही 100 एयरक्राफ्ट ये जेट्स बनाने हैं, तो अभी तो टाइम बहुत लगने वाला है। प्रॉब्लम यही हुई ना कि हमने इंजन को इंपोर्ट किया, तो आज चैलेंज यही है कि भाई सब कुछ तैयार करते करते इंजन के ऊपर भारत निर्भर हो गया, और वो इंजन हमने यूएसए से फिर परचेज करने की ठानी कि यूएसए का ये वाला इंजन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, यूएसए सप्लाई में डिले कर दिया। सप्लाई में डिले हो गया तो इंडिया में प्रोडक्शन डिले हो गया, क्योंकि इंजन तो अल्टीमेटली वो यूज़ करना है ना, इंजन के बिना जेट थोड़ी चलेगा। समझ रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने प्रेजेंट हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। एलसीए तेजस के बारे में कुछ भी पूछेगा तो आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए। नाउ अब आता है दोस्तों अपने एडिटोरियल वाले सेक्शन के ऊपर में। ये पेज नंबर 10 है, जहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के 2 आर्टिकल हैं। पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, बहुत काम का है, इसको स्किप मत करना। हाउ इज़ ग्लोबल शिपिंग ट्राइंग टू डीकार्बोनाइज। जो दुनिया भर की शिपिंग इंडस्ट्री है वो किस तरीके से कोशिश कर रही है कि प्रदूषण से बचा जा सके, या हमारी जो शिप इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फ्यूल का यूज़ करें। इन सब चीज़ों पे ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी समय बहुत लगेगा। और याद रखना, ये जो आर्टिकल है मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो क्यों डिस्कस नहीं करूँगा, रीज़न ये है, ये सेम आर्टिकल, मतलब ये रिपीट हो चुका है आर्टिकल। ये मैंने 13 मई को डिस्कस किया हुआ है। देखो मैं सब कुछ आपको डिटेल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इस पूरे एनालिसिस को देख लो, और फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, 10 मिनट का आर्टिकल उस वीडियो से कवर कर लेना, क्योंकि हम ना चीज़ों को सटीक और प्रिसाइज रखना चाहते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर में। 13 मई 2025 लिखना, 13 मई 2025 द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन। वीडियो मिल जाएगा, वीडियो में 48 मिनट्स पे चले जाना। लो टाइम भी बता दिया, 48 मिनट्स पे सीधा जंप करना है, आपको वहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा। ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में हम कैसे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, पूरा यही आर्टिकल चेपा हुआ है, सेम टू सेम। वो सब समझा रखा है मैंने, डिटेल से नोट्स बनवा रखे हैं आपके। समझ गए। तो इसको अभी के लिए रोक देना, मतलब रोकना क्या है, पढ़ लेना यार। पढ़ने के लिए मैंने आपको डिटेल शेयर कर दिया है, वो आगे आते हैं। हाँ, ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ा है तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। देखो इसी के नीचे एक और एडिटोरियल प्रेजेंट है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। इसको एडिटोरियल की तरह आप डील कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके अल्टीमेटली मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए रेलिवेंट है। आर्टिकल प्रेजेंट है क्योंकि आज हमारे देश में दोस्तों भाषाओं को लेकर बड़ा ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, बड़ी ज़्यादा कह सकते हैं उलझने फंस रही हैं। महाराष्ट्र का जो केस निकल कर आया, ठीक है, कि मराठी आती है नहीं आती है, मारा गया उस व्यक्ति को, तो वो केस आया। ऐसे दोस्तों भाषाओं को लेकर ये केस आते हैं, ठीक है। इंडिया में लिंग्विस्टिक बायोडाइवर्सिटी है, यानी आज भारत के अंदर में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। लगभग 270 मदर टंग्स हैं इंडिया में, 121 भाषाएं हैं। इन सब में से 22 ऐसी भाषाएं हैं जो स्केड्यूल्स में आते हैं हमारे,
ठीक है, मतलब भारत का जो संविधान है उसके 8th शेड्यूल में आपको 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पता है क्या आता है? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर इतनी सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम लोगों ने बात की, इतनी सारी भाषा हैं, भारत का इतना खूबसूरत कल्चर है, इतने सारे रिलीजियन हैं, उनके खुद के कल्चर हैं, सब एक साथ रहते हैं, यही तो खूबसूरती है इंडिया की। लेकिन आज हमें लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भाषाओं को लेकर विवाद बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, आप अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कीजिए, वो तो संविधान भी हक देता है, वो तो आपके पास में मौलिक अधिकार है कि आपके कल्चर की प्रोटेक्शन होगी, आपकी भाषा की प्रोटेक्शन होगी और प्रोटेक्शन करनी भी चाहिए क्योंकि उसका कल्चर उस व्यक्ति का कल्चर है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को वो भाषा नहीं आती है, उसको ना आने की वजह से हिंसा दिखाना, वॉयलेंस दिखाना, ये गलत है। समझ रहे हैं? ये गलत है भाई। उसकी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा का सम्मान कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। सबका अपना अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने का हक है, उनके पास में राइट है। लेकिन दूसरे को ये भाषा नहीं आती इसलिए आप उस पर अत्याचार कर रहे हैं, वॉयलेंस कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये राइट कहाँ से मिला आपको? ये गलत है, उस चीज़ को दर्शाया गया है। तो भारत को आज लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म की ज़रूरत है। अब ये क्या है दोस्तों मैटर, सेक्युलरिज्म, लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म? आइए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। पूरे नोट्स मैंने आपके बनाए हैं, इस पूरे आर्टिकल से माइन्यूट डिटेल्स निकाल कर दिए हैं जो एग्जाम में सीधा हेल्प करेंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला आपका क्योंकि यहाँ पे नोट्स तैयार हैं। ठीक है, ये देखिए, तो पहली चीज़ मैटर है क्या कि आज भारत जो अपनी मजबूती दिखाता है ना, वो डाइवर्सिटी की वजह से दिखाता है। भारत में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, सबका कल्चर, सबका ट्रेडिशन, सबके कस्टम्स अलग हैं, लेकिन है तो एक साथ, सब एक देश में। कई बार दूसरे कंट्रीज सोचते हैं कि हाँ इतने सब लोग, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद में एक यूनिटी के तौर पे इंडिया रहता है। ठीक है, वो समस्याएं नहीं आई। लेकिन आज देखोगे इंडिया में 121 भाषाएं हैं, 270 मदर टंग्स हैं लोगों की। ये कहाँ से पता चला सर? 2011 की जनगणना हुई थी, उसके हिसाब से बताया गया। तो ये जो डाइवर्सिटी है, इतने सारा यहाँ पर लोगों का अलग अलग कल्चर, ये ज़रूरी भी है। अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया एक सेकुलर नेशंस है, हर एक रिलीजन के लोग रह रहे हैं, उनको रहने का हक है। ठीक है, एक सेकुलरिज्म के साथ साथ यूनिटी इंडिया दर्शाता है। बट लैंग्वेज और रिलीजन की जब हम बात करते हैं, इसके आधार पे जो वॉयलेंस है, वो वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। वो वॉयलेंस कहीं ना कहीं भारत की जो ये लंबे समय से तारीफ हुई है ना इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की, उस छवि को बेकार कर देता है। अब क्वेश्चन यह है, सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म मतलब सभी रिलीजन के लोगों को हक है यहाँ पर रहने का, इंडिया में रहते हैं, सभी के रिलीजन की यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाए, वो सेकुलरिज्म कहलाता है। अब इंडिया ने वेस्टर्न मॉडल को ही तो अडॉप्ट किया था सेकुलरिज्म का। अब वेस्टर्न मॉडल हालांकि थोड़ा सा अलग है और इंडियन मॉडल अलग है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो ये जो वर्ड है ना सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट, ये इंग्लैंड से ओरिजिनेट होता है 19th सेंचुरी में। और वेस्टर्न मॉडल्स में सेकुलरिज्म मतलब होता है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, यानी सरकार अलग है, रिलीजन अलग है। सरकार किसी व्यक्ति के रिलीजन में ना ही उसको सपोर्ट करेगी, ना ही उसके रिलीजन में इंटरफेयर करेगी। ये वेस्टर्न मॉडल कहता है। लेकिन इंडियन मॉडल की बात करेंगे तो इंडियन मॉडल भी वेस्टर्न सेकुलरिज्म से इंस्पायर हुआ है, यानी इस ऊपर वाले मेथड से हम लोग थोड़े से प्रभावित हैं। लेकिन हमने खुद अपनी इंडिया की कुछ रियलिटीज़ को भी अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे संविधान को देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दोस्तों फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपको दिया गया है। आपका जो मर्जी है उस रिलीजन को आप फॉलो करिए और आपके पास में अपने रिलीजन का प्रसार करने का हक है, प्रोपोगेट, प्रोफेस, तो ये सारे अधिकार आपको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखोगे तो रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का आपके पास में पूरा अधिकार है। जो मर्जी है, जिस रिलीजन को फॉलो करना है करो। अब इंडिया जो है दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी किसी रिलीजन के प्रो में भी नहीं है और ना ही एंटी रिलीजन है कि भाई ये रिलीजन नहीं होना चाहिए, ये रिलीजन होना चाहिए, ऐसा इंडिया में नहीं है, ना ही इंडिया में ऐसा कोई लॉ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, यही चीज़ यूनिकनेस के तौर पे भी देखी जाती है, क्योंकि भारत का जो सेक्युलरिज्म है इसमें लैंग्वेज न्यूट्रलिटी भी मेंटेन है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट है दोस्तों, वो हर एक मैटर में न्यूट्रल है। चाहे जब भी यहाँ पे लैंग्वेज की बात आएगी, चाहे भी रिलीजन की बात आएगी, यहाँ पर स्टेट का कोई भी ऐसा रोल नहीं है। हाँ, लेकिन जो हमारी सरकार है, उस सरकार को संविधान ताकत देता है कि जब भी किसी रिलीजन के खिलाफ कोई असर हो रहा हो, कोई एक्टिंग हो रही हो, कोई एक्ट हो रहा हो, या भाषा के आधार पर कहीं पर वायलेंस हो रहा हो, तब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है यहाँ पर कि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ऐसा हम नहीं होने देंगे कि किसी रिलीजन के अगेंस्ट में कोई जा रहा हो या फिर किसी भाषा के आधार पर कोई वायलेंस हो रहा हो, तो ये हम नहीं चाहते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वेस्टर्न और इंडियन मॉडल के बीच में।
अब यहां पर दूसरा आता है नेशनल वर्सेस ऑफिशियल लैंग्वेज का केस। कई लोग मानते हैं कि हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, बट भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा आज तक नहीं है ऑफिशियल। देखोगे अब जिनकी भाषाएं अलग अलग होती है वो सब कहते हैं नहीं ये हमारी है ऑफिशियल लैंग्वेज और यही नेशनल लैंग्वेज है। ऊपर यहाँ पर देखोगे नॉर्थ में हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नीचे यहाँ पर तमिल वाले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मराठा वाला केस अलग निकल कर आ रहा है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज को लेकर। तो लैंग्वेज को लेकर ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो बड़े हैं, जो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं भाई। संविधान के अंदर 8वें शेड्यूल को देख लो, 8वें शेड्यूल में 22 ऑफिशियल भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है, और ये डिफरेंस होता है ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज में। ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 343 देखो, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 ये कहता है कि जो हमारी हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, वो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है सरकार की। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। और राज्य सरकारों को अपनी पावर दी गई है भाई, जो उनको अपने मर्जी से ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करनी है, वहां के जो लोग बोलते हो आप अपना खुद चूज कर सकते हैं, कोई प्रेशर किसी के ऊपर कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल बनाई, वेस्ट बंगाल ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली बनाई, तो किसी पे कोई प्रेशर तो है नहीं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे खूबसूरती से डेवलप किया गया, हर एक व्यक्ति के राइट्स की प्रोटेक्शन की गई। फिर आर्टिकल 29 आ गया सर, अगेन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 29 क्या करता है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, उनके भाषा की सुरक्षा करना, उनके कल्चर की सुरक्षा करना, इनके साथ कोई भेदभाव ना होना, स्पेशली भाषा के आधार पर भेदभाव ना होना। लेकिन हो रहा है ना आज के समय पर, यही तो नहीं होना था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में गया, इन आर्टिकल के अगेंस्ट में जा रहा है ना। तो वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि सर जब इंडिया के पास में नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, तो अभी इन सब भाषाओं को लेकर लड़ाई किस बात की? ये गलत है अपनी भाषा को सुप्रीम मानना और दूसरी भाषा को यहाँ पर आप डिक्लाइन कर दो कि हाँ भाई ये सुप्रीम नहीं है, केवल मेरी भाषा सुप्रीम है, दूसरी भाषा को दबा दिया जाए। नहीं, जैसे आप अपने कल्चर की बात कर रहे हैं वैसे दूसरे व्यक्ति का खुद की अपनी भाषा है, उसका खुद का कल्चर है। जैसे आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दूसरा अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। समझ गए? और 2011 जनगणना के हिसाब से देखोगे प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नोट कर दिया है। 121 भाषाएं और 270 मदर टंग्स हैं भारत में। 96.71% पॉपुलेशन वो है जो दोस्तों 22 भाषाओं में से एक ना एक भाषा बोलती रहती है, ठीक है, जो 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में प्रेजेंट है। समझ गए? तो ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, इसको आज सुरक्षा देने की जरूरत है, क्योंकि लैंग्वेज किसी भी कल्चर का कोई हिस्सा नहीं है। बहुत सारे सदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आज के समय पर हिंदी इम्पोजिशन को लेकर यहाँ पर रेसिस्ट करते हैं, जो ठीक है, करना भी चाहिए। अगर आप पे हिंदी ज़बरदस्ती थोपी जा रही है तो वो गलत भी है। हिंदी थोपना गलत है, क्योंकि भाई आपके पास में आपका कल्चर है, आपके जो हम लोग उसी चीज़ की तो बात कर रहे हैं ना, हर एक कल्चर की प्रोटेक्शन की। तो आप देखोगे तमिलनाडु में ये हुआ, अभी तमिलनाडु का जो द्रविडियन मूवमेंट है इसने तमिल और इंग्लिश को प्रमोट किया, लेकिन हिंदी के अगेंस्ट में जो हैट्रेड फैला दी वो गलत था। समझ गए? ठीक है, आप तमिल को प्रमोट कीजिए, इंग्लिश को प्रमोट कीजिए, लेकिन दूसरे भाषा के प्रति अपनी नफरत मत दिखाइए। समझ रहे हैं? क्योंकि वो भी दूसरे का कल्चर है, आपका कल्चर अलग है, लेकिन वो जो नफरत है ना, जो वॉयलेंस लोगों के अंदर में पैदा करती है, वॉयलेंस वाला आइडियोलॉजी इसको पैदा करता है, वो बहुत गलत है। क्योंकि हम हर एक कल्चर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? चलिए आगे आते हैं। फिर बात आती है थ्रेट्स टू लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म, कि आज ये भाषा के आधार पर जो सेक्युलरिज्म है, इसको सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा यह है कि किसी एक भाषा को इम्पोज करना, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। एक भाषा को इम्पोज नहीं करना चाहिए, सही बात है। दूसरा प्रॉब्लम आता है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। ये क्या माना जाता है? कई बार लोगों का ऐसा बिलीफ होता है कि मेरी भाषा सुपीरियर है। जब ऐसा बिलीफ लोगों में आने लगा कि मेरी ही भाषा सब कुछ है, दूसरे का कुछ नहीं है, तो ये डेंजरस कंडीशन है। ये देश की एकता को तोड़ सकता है। समझ रहे हैं? और पॉलिटिक्स के लिए यही सब हथियार के लिए यूज़ किया जाता है, यही सब हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है ना, कि भाई हमको वोट मिलेगा, हमको वोट मिलेगा। लेकिन देश सर्वोत्तम होना चाहिए। सबसे पहले देश है, देश की एकता है, देश की यूनिटी है, देश के लोग हैं। बाद में ये वोट बैंक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब दूसरा केस देखोगे, वो है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलरेडी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की सुरक्षा करता है, राइट्स का अधिकार देता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? इसी चीज़ को ढाल बना लेती हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। समझ रहे हैं? तो ये कुछ कंडीशंस करंट समय पर चल रही है। अब मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग इस पर भी एक खुलकर बढ़िया सा उत्तर लिखें। चाहो तो पेन पेपर पर लिखकर सबमिट करें ग्रुप में, या फिर आप चाहो तो सीधा टाइप करके भी सबमिट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड एग्जामिन हाउ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि जो लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है भारत में वो एग्जैक्टली है क्या और कैसे संविधान इसकी सुरक्षा करता है। हिंदी में रीड कर देता हूं। भारत में भाषाई धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर चर्चा करें और परीक्षण करें कि यह संविधान द्वारा कैसे संरक्षित है। 250 शब्दों में लिखना, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखना कैसे है आइए मैं आपको थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर समझा देता हूं। पहले इंट्रो देना, लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म क्या होता है जो आपको मैंने बताया वो समझाना, फिर डाइवर्सिटी स्टेटस दिखाना कि हाँ इंडिया में कितने लेवल पर डाइवर्सिटी है, फिर आपको बताना है बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स जो प्रोटेक्शन करते हैं, सेक्युलरिज्म में इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, इसमें समस्याएं बता सकते हैं, लैंग्वेज इंपोजिशन की समस्या, केस स्टडीज बता सकते हैं, तमिलनाडु महाराष्ट्र का केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में कोट लिखना जरूरी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो भाई इस पूरे आंसर में जान डाल दी इस कोर्ट ने, समझ रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा कि भाई इंक्लूसिविटी प्रमोट करना, सबको साथ में करना, सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की रिस्पेक्ट करना ही एक अल्टीमेट सोल्यूशन होगा जो देश की एकता को बनाए रखेगा। समझ गए? चलिए अगले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। नाउ ये है हमारा दोस्तों आज का साइंस वाला पेज यानी पेज नंबर 7। साइंस वाले पेज पे 2 आर्टिकल्स हैं। ये वाला आर्टिकल है, इसमें कुछ माइन्यूट सी डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इसके नीचे साइंस का एक और आर्टिकल है, इसको भी छोड़ने वाले हैं बहुत सारे लोग। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार ये आर्टिकल्स मत छोड़ा कीजिए, बहुत काम के होते हैं। यहाँ पे बात हो रही है डांस ऑफ डार्कनेस, एक अंधेरे का नृत्य। अब अंधेरे का नृत्य एग्जैक्टली क्या है, तो ये ब्लैक होल के बारे में बात हो रहा है। अब ये ब्लैक होल के बारे में क्या बात हो रहा है, मैं आपको ये डांस दिखाता हूँ। डांस किस डांस की हम बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल पे ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि पहले हम यही आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। डांस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का नृत्य होता कैसे है, ये देखो, ये देखना, ये 2 ब्लैक होल हैं दोस्तों, ये 2 ब्लैक होल हैं। 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज कर रहे हैं और मैसिव एक्सप्लोजन होता है। जब ये 2 ब्लैक होल्स डांस करते करते आपस में मर्ज कर जाते हैं तो एक मैसिव एक्सप्लोजन होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 2 ब्लैक होल का मर्जर। हम वही समझने वाले हैं कि ब्लैक होल्स किस तरीके से मर्ज करते हैं। तो आइए फिर बात होती है डांस ऑफ डार्कनेस के बारे में, ब्लैक होल के मर्जर्स को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, सर ये बता दो पहले ब्लैक होल है क्या। अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह, एक ऐसा ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है स्पेस में जहां पे ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण की बात करता है, ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आज पृथ्वी पे भी तो ग्रेविटी है ना, पृथ्वी पे ग्रेविटी है, इसी वजह से तो सारी चीज़ें पृथ्वी से चिपकी हुई हैं, है ना भाई। कोई चीज़ ऊपर हवा में थोड़ी उड़ रही है। अब स्पेस में जाओगे, अंतरिक्ष में जाओगे तो अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी है। अब माइक्रो ग्रेविटी है तो भाई हवा में उड़ने लगते हैं, तैरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहां पर ग्रेविटी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप जितनी सोच सकते हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रांग। ठीक है, अब ग्रेविटी स्ट्रांग होगी मतलब अपनी तरफ वो खींचेगी। तो ब्लैक होल भी ऐसी जगह है दोस्तों स्पेस में जिससे बच के कुछ नहीं निकल सकता। इवन अगर लाइट भी यहाँ से निकल जाए तो लाइट भी इसके अंदर समा जाती है, ये लाइट को भी निगल जाता है। ठीक है, इससे पास नहीं हो सकती। तो ये बनता कैसे है सर ब्लैक होल, जब मान लो हमारे अंतरिक्ष में भाई यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ हैं, तो बहुत बड़े साइज का स्टार है, और बहुत बड़े साइज का स्टार, जब वो जो स्टार चमकता है उसके अंदर फ्यूल प्रेजेंट है, उसकी वजह से चमक रहा है, वो फ्यूल खत्म हो गया। अब वो स्टार अपने मरने के स्टेज पर आ गया, डेथ स्टेज पर आ गया। जब वो डेथ स्टेज पर जाता है तो उसमें बहुत बड़ा कोलैप्स होता है, बूम, जैसे अभी आप लोगों ने देखा। जब वो कोलैप्स होता है, उस कोलैप्स के बाद ये ब्लैक होल बनता है। तो ब्लैक होल कब बनता है, व्हेन अ वेरी मैसिव स्टार कोलैप्सेस अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, तो वो ब्लैक होल बन गया। और ऐसे अगर 2 ब्लैक होल साथ में इकट्ठे हो जाएं, दोनों आपस में थोड़ा थोड़ा घूमते घूमते आपस में मर्ज हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल मर्जर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। तो जब ये दोनों कोलाइड करते हैं ना, जब 2 ब्लैक होल मिल जाते हैं तो आपस में मिलकर बड़े ब्लैक होल बनाते हैं। ये आपने फोटो देखा था, 2 ब्लैक होल आपस में आ रहे हैं, पास में धीरे धीरे करके मिल जाएंगे तो ये साइज बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा। तो कभी कभी बड़े साइज के जो ब्लैक होल होते हैं, ये 2 ब्लैक होल मिलकर बनते हैं, याद रखिएगा। और ये उतना ही ज़्यादा फिर ताकतवर हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। हालांकि ये जो प्रोसेस होता है ना ब्लैक होल को मर्ज करने का, इसमें समय बहुत लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके में काम हो गया, एक रात में काम हो गया, नहीं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पर मतलब जब ये बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो अचानक झटके में, क्योंकि एक तो इनको पास आने में सालों लग गए,
अब अचानक से एक साथ मिल गए, जिससे एक मैसिव कॉल्यूशन होता है, और कॉल्यूशन होने के बाद में ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। आपने देखा होगा, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं, तब छोटी छोटी जो लहरें हैं, इस तरीके से तरंगे, वो ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं, जो इवन पृथ्वी तक आती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स, समझ गए? तो वो यहां पर मेंशन किया गया है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स ना दिखाई देने वाली तरंगे हैं, ठीक है। वो वेव्स आप हैं जो कैसे हुई हैं? ब्लैक होल के मर्ज होने की वजह से वो तरंगे निकली हैं। और सबसे पहली बार दोस्तों इन वेव्स के बारे में हमारे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अंदर में मेंशन किया गया। ये वेव्स दोस्तों, मैंने आपको बताया, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं। इवन पृथ्वी पर भी डिटेक्ट की गई हैं। अब पृथ्वी पे हमने कैसे डिटेक्ट कर लिया? भाई ह्यूमंस आज बहुत आगे निकल चुके हैं, तो हमारे पास में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जगह जगह पे हमने ऑब्जर्वेटरी बना रखी है। यूएसए में एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है लीगो, क्वेश्चन बन पूछ चुका है यूपीएससी। इटली में जो ऑब्जर्वेटरी है उसका वहाँ पे उसका नाम है विर्गो। जापान में ऑब्जर्वेटरी का नाम है कागरा। याद रखना, लीगो, वर्गो, कागरा। क्वेश्चन बन सकता है इनका मेन पर्पज़ क्या है? इनका मेन पर्पज़ है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। तो ये ऑब्जर्वेटरीज बना रखी हैं इन देशों के अंदर में। ये क्या होती हैं? पृथ्वी पे आई हुई ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करती हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है? रिसेंटली ऐसा ही यहाँ पर एक केस निकल कर आया। ये केस दोस्तों पहले का है जो आज अखबार में छापा गया है। तो ये केस है 23 नवंबर 2023 का। 23 नवंबर 2023 को एक बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्लैक होल मर्जर डिटेक्ट किया गया, यानी कि दो ब्लैक होल्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक ब्लैक होल जो है ये हमारे सूर्य से 137 गुना ज़्यादा वजनदार था। सूर्य से भी, आप इमेजिन करो, सन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं ये, सूर्य से भी ज़्यादा भारी होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला ब्लैक होल 103 टाइम्स द मास ऑफ द सन था। दोनों ब्लैक होल सूर्य से 100 गुना ज़्यादा बड़े थे। ये दोनों आपस में मिल गए, मिलकर इन्होंने एक मैसिव ब्लैक होल बनाया। तो इस इवेंट को एक नाम दिया गया है। नाम लिख लो अपने कॉपी पेन से, जो भी आप लेकर बैठे हैं। और उस इवेंट का नाम है GW231123। क्वेश्चन बन सकता है ये इवेंट था रिसेंटली, इवेंट क्या है? ये इवेंट है एक दो ब्लैक होल मर्ज हुए जिससे एक बड़ा ब्लैक होल बना, समझ रहे? तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े साइज के ब्लैक होल यूजुअली नहीं मिलते, और ना ही यहाँ पर सितारे मरने से बनते। तो क्वेश्चन यहाँ पे साइंटिस्ट के सामने आया कि ये हुआ एग्जैक्टली, तो उस पर हमें नई नई जानकारी मिलेगी। हालांकि आज भी हमारे सामने चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस यहाँ पर यह है कि इतने बड़े साइज के जो ब्लैक होल हैं, ये डेड स्टार से तो बने नहीं होंगे, क्योंकि ब्लैक होल डेड स्टार से बनता है। तो ये बने कैसे? क्या ये छोटे छोटे और भी ब्लैक होल्स इसमें मर्ज हुए हैं, तब जाके ये बड़ा ब्लैक होल हुआ है? फिर दो ब्लैक होल आपस में मिल गए बड़े बड़े, तब जाके एक बड़ा ब्लैक होल बना, मैसिव ब्लैक होल बना। तो ये दोस्तों कई सारे जो क्वेश्चन है वो हमारी रिसर्चेस के सामने निकल कर आते हैं। तो समरी में बस खाली इतना ही याद रखना कि अभी रिसेंटली ग्रेविटेशनल वेव्स को भी डिटेक्ट किया गया, और एक बड़ा इवेंट डिस्कवर किया गया जिसका नाम है GW231123। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिस्कवरी, एक बहुत ही बड़ा कॉलिशन, जहाँ पे दो बड़े साइज के ब्लैक होल आपस में टकरा गए। समझ गए? चलिए फिर आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। तो ब्लैक होल वाला ये डांस ऑफ डार्कनेस हो गया ख़त्म। उसके बाद ये वाला जो यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये बात करता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। सर ये क्या है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ? आज तो स्पेस के बहुत सारे टर्म्स, टॉपिक्स चर्चाओं में आ गए। सुपर अर्थ, रेड ड्वार्फ, ब्लैक होल मर्जर, ग्रेविटेशनल वेव, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। याद रखना काम के तो हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वो लाइफ होती है जो हमारे पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में प्रेजेंट है। अब अंतरिक्ष में जीवन है ऐसा तो हमको पता चला नहीं है कि भाई यहाँ पर कहीं पर दूसरी जगह पर जीवन हो। तो राइटर ये कहते हैं, क्या हम लोग मतलब साइंटिस्ट ये मान लें कि पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कहीं जीवन नहीं है? ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। भले ही अभी तक कोई प्रूफ ना मिला हो। एलियन की हम बातें गाते रहते हैं, लेकिन एलियन का प्रूफ अभी तक मिला नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये जो एविडेंस है, एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ प्रेजेंट नहीं होगी। लाइफ प्रेजेंट होगी, लेकिन हमें अपने रिसर्चेस को इंप्रूव करना होगा। हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। वो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। और आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि हमें बाइसियन एनालिसिस पे काम करना होगा। क्वेश्चन बन सकता है कि बेसियन एनालिसिस क्या है? बेसियन एनालिसिस कहता है कि भाई एक विश्वास से शुरू किया गया काम, उसमें नई नई चीज़ें ऐड करना। भाई आज यूनिवर्स में 100 प्लैनेट हैं जिस पे कोई लाइफ नहीं है, लेकिन यूनिवर्स छोटा थोड़ी है। एक बिलीफ इसमें ये ऐड होता है कि यूनिवर्स इससे भी ज़्यादा बड़ा है। 100 प्लैनेट तो वो हैं जिसको हम जानते हैं, अब 10 हज़ारों प्लैनेट ऐसे हैं जिसको नहीं जानते, तो जीवन हो भी सकता है।
तो ठीक है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी को ऐड करना। फिर यहाँ पर साइंटिस्ट हमारे मानते हैं कि अगर हम 40 से लेकर 80 प्लैनेट को ऑब्जर्व कर लें, उसमें कोई भी जीवन ना मिले, तो हम उसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि अर्थ के अलावा कहीं और जीवन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, बहुत रेयर है, हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते रिजल्ट नहीं मिला तो यहाँ पर कि ये है ही नहीं। हमें सही तरीके से अब इसको रिसर्च करना होगा। हमारे क्वेश्चन करने का तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है, हमारा समझने का तरीका अलग होना चाहिए। हालांकि इसमें चैलेंजेस आएंगे बट डील कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें अचानक से क्यों आ गई? पहला पॉइंट जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में याद रखना है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में याद रखना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या होती है। जो यूनिवर्स से बाहर प्रेजेंट है वो आपकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ प्रोजेक्ट हो गया और HWO हो गया। लाइफ की बात कर रहे हैं तो यह है लार्ज इंटरफेरोमीटर फॉर एक्सोप्लैनेट। दूसरा है हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। ये दो दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, याद रखना है। इन प्रोजेक्ट ने क्या किया है, हमारे पृथ्वी से बाहर जो लाइफ प्रेजेंट है उसके ऊपर में स्टडी करेंगे। तो बस खाली आपको इस आर्टिकल में इन दो प्रोजेक्ट्स के नाम याद रखने हैं, लाइफ और HWO। ये क्या करेंगे, हमारे पृथ्वी की तरह जो एक्सो प्लैनेट्स हैं बाहर, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जितने भी ग्रह प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी करेंगे। उन पे पानी, ऑक्सीजन, मीथेन अगर प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे, जिससे हमारी थ्योरी इंप्रूव होगी और हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। और फिर जो एक वो है ना कि भाई लाइफ नहीं मिली तो लाइफ ही नहीं है क्या बाहर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एब्सेंस मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता। हमारे क्वेश्चन करने का तरीका बदलेगा जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर में बदलाव करेंगे, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। समझ गए? तो ये भी आर्टिकल समाप्त हो गया। तो ये दोस्तों हमारा डिस्कशन होता है कंप्लीटली समाप्त। सेशन को कर दिया है हम लोगों ने ख़त्म। न्यूज़पेपर A to Z कंप्लीट हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।